नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दहेज की लालच ने एक और बेटी की जान ले ली। सिरसा गांव की रहने वाली निक्की एक मेकओवर आर्टिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके इंस्टाग्राम पर 49,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन उसके अपने ही घर वाले उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। आरोप है कि पति विपिन ने पेट्रोल डालकर निक्की को आग के हवाले कर दिया। चीखती चिल्लाती निक्की को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार और स्थानीय लोगों ने कासना कोतवाली का घेराव किया। एनकाउंटर की मांग उठी, चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो परी चौक जाम कर दिया जाएगा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। 3 टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में लगी है। निक्की की बहन कंचन ने कैमरे पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही 35 लाख रुपए और एक कार की डिमांड की जा रही थी। दहेज के लिए आए दिन मारपीट होती थी। निक्की का बेटा भी रोते हुए अपने पिता पर आरोप लगा चुका है कि पापा ने पेट्रोल डालकर मम्मी को जला दिया। सवाल बड़ा है, दहेज की इस आग में और कितनी बेटियां झुलसेंगी? कब मिलेगा निक्की जैसी बेटियों को इंसाफ? फिलहाल लोग निक्की को न्याय दिलाने की लड़ाई सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखना है कि इनको इंसाफ कब मिलता है। है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। जो बड़ी खबर कर्नाटक की राजनीति से है, जहां कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने वीरेंद्र को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। ईडी ने छापेमारी में जो बरामद किया है वो चौंकाने वाला है। 12 करोड़ रुपए नगद, जिसमें 1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा शामिल है। 6 करोड़ रुपए के सोने के गहने, लगभग 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, कई बैंक खाते और लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा गोवा के 5 बड़े कैसीनो, पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो भी ईडी ने छापेमारी पर गिरफ्त में ले लिया है। ईडी का दावा है कि विधायक वीरेंद्र किंग 567 राजा 566 पपीज 003 और रत्ना गेमिंग जैसी सट्टेबाजी साइट चला रहे थे, जबकि उनके भाई दुबई से ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी को महंगी गाड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय कैसीनो सदस्यता कार्ड और 5 सितारा होटलों के रिवॉर्ड कार्ड भी मिले हैं। फिलहाल विधायक पप्पी को ट्रांजिट रिमांड में लेकर बेंगलुरु की अदालत में पेश किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस कार्रवाई से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आएगा और कांग्रेस इस गिरफ्तारी पर क्या रुख अपनाएगी? ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज 8वें दिन पर पहुंच गई है। इस यात्रा का मकसद है चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाना। महागठबंधन का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं का नाम सूची से हटाने की साजिश हो रही है। आज की यात्रा का रूट मैप: सुबह 8 बजे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कटिहार के खुसकी बाग से शुरुआत की। यात्रा पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंचेगी। दोपहर का ब्रेक अररिया के चांदनी चौक और एमएलडीपी के यादव कॉलेज में रहेगा। शाम 4 बजे से यात्रा फिर आगे बढ़ेगी और फारबिसगंज के रास्ते शाम 7:30 बजे नरपतगंज ब्लॉक को ऑपरेटिव ग्राउंड में दिन का आखिरी पड़ाव होगा। इसके बाद सभी नेता MMKY कॉलेज ग्राउंड अररिया में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा का जन आंदोलन में बदला जा रहा है। कटिहार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और अब बिहार में वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। यानी साफ है कि यात्रा सिर्फ सड़क पर निकला विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र
और अधिकार बचाने का महाअभियान बनने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी है। 25 अगस्त से भारतीय डाक विभाग अमेरिका के लिए ज्यादातर पार्सल और डाक शिपमेंट की बुकिंग रोक देगा। कारण है अमेरिका के नए कस्टम नियम। 29 अगस्त से अमेरिका ने $800 तक के शुल्क मुक्त आयात को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया है। अब हर पार्सल पर शुल्क लगेगा। भारतीय डाक विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ $100 तक के पत्र, दस्तावेज और उपहार ही भेजे जा सकेंगे। बाकी सभी श्रेणियों की बुकिंग और शिपमेंट निलंबित रहेगी। अमेरिका प्रशासन के आदेश 14324 के मुताबिक अब सभी शिपमेंट पर पूर्व भुगतान शुल्क और उन्नत सीमा शुल्क डेटा देना अनिवार्य होगा। लेकिन अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल शुल्क संग्रह और डेटा एक्सचेंज के लिए कोई परिभाषित व्यवस्था मौजूद नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने डाक शिपमेंट ले जाने में असमर्थता जताई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि इस कदम का सीधा असर भारतीय एमएसएमई निर्यातकों पर पड़ेगा, क्योंकि वो काम मूल्य के पार्सल और ड्यूटी फ्री शिपिंग पर निर्भर रहते हैं। अमेरिका की नई व्यवस्था के तहत आगे चलकर 2 तरह की शुल्क संरचना लागू होगी। टैरिफ रेट के आधार पर शुल्क या फिर एक समान दर $80, $160 या $200 के प्रति वस्तु, जो टैरिफ ब्रिकेट पर निर्भर करेगा। लेकिन ये प्रक्रिया अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। यही वजह है कि अनिश्चित बनी हुई है और भारतीय डाक ने एहतियातन 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर मेल रोकने का फैसला किया है। ये निलंबन साफ संकेत देता है कि वॉशिंगटन के नए व्यापार नियमों का सीधा असर वैश्विक ई कॉमर्स और छोटे निर्यातकों पर पड़ेगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय का भी कहना है कि डाक से भेजे जाने वाले ज्यादातर शिपमेंट कम मूल्य के होते हैं। अब ई कॉमर्स निर्यातक अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से है। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई भारत में एंट्री करने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो इस साल के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलेगी। जानकारी के मुताबिक यूजर्स के लिहाज से अमेरिका के बाद भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। सिर्फ एक साल में भारत में चैट जीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या 4 गुना बढ़ी है। इतना ही नहीं, ओपन एआई डेवलपर्स के लिए भी भारत टॉप 5 ग्लोबल मार्केट में शामिल है। अभी दिल्ली में ऑफिस का लोकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन ओपन एआई भारत में खुद को लीगल एंटिटी के तौर पर रजिस्टर करा चुका है और अब लोकल टीम की हायरिंग भी शुरू कर दी गई है। ये टीम सरकार, बिजनेस, डेवलपर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करेगी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का बयान, उन्होंने कहा है कि भारत में एआई के लिए एक्साइटमेंट और अपॉर्चुनिटी का लेवल अविश्वसनीय है। भारत के पास ग्लोबल एआई लीडर बनने के सभी जरूरी तत्व मौजूद है, चाहे वो टेक टैलेंट हो, वर्ल्ड क्लास डेवलपर इकोसिस्टम हो या फिर इंडिया एआई मिशन में सरकार का सपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस कदम का स्वागत किया है। इनका कहना है कि ओपन एआई का भारत आना डिजिटल इनोवेशन और एआई अपनाने में देश के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई टैलेंट के दम पर एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। साफ है कि भारत सिर्फ चैट जीपीटी का बड़ा कंज्यूमर मार्केट ही नहीं, बल्कि एआई को लेकर ग्लोबल लेवल पर नेतृत्व करने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका की निक्की हेली ने भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि रूस से तेल खरीद और व्यापार में टैरिफ विवाद को गंभीरता से लेते हुए भारत को तत्काल समाधान निकालने की जरूरत है। हेली ने सुझाव दिया है कि भारत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका संबंध एक संवेदनशील मोड़ पर है। उनका मानना है कि यदि मतभेद समय रहते सुलझाए नहीं गए तो चीन जैसे देश इस दरार का लाभ उठा सकते हैं। हेली ने कहा कि दोनों लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती को बनाए रखना जरूरी है और साझा लक्ष्य सबसे अहम है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत का उदय चीन के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है और ऐसे में अमेरिका को भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत है। इससे पहले भी उन्होंने न्यूज वीक में लिखा था कि भारत और अमेरिका को रूस में व्यापार संबंधी मुद्दों को बातचीत से सुलझाना चाहिए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को स्थायी नुकसान ना हो। हेली चाहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हो ताकि आपसी गलतफहमियां दूर हो सके। उन्होंने भारत को अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की सलाह दी है, जिससे वैश्विक भू राजनीति में भारत की अहम भूमिका बनी रहेगी।
राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बारां, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर जैसे जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई स्थानों पर सड़कें और पुल जलमग्न हो गए हैं। बारां जिले में नदी नालों के उफान पर आने से 2 भैंसें बह गई। वहीं टोंक में एसडीआरएफ की टीम ने बकरियों को बचाया। टोंक के निवाई क्षेत्र में जलभराव के कारण कई घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा गांव टापू जैसा बन गया है। वहां करीब 100 से अधिक लोगों ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया। पीपलू में एक शिक्षक पानी में बह गया, जिसे समय रहते बचा लिया गया, लेकिन बाइक बह गई। बूंदी जिले में 2 महिलाओं की मौत हुई। एक महिला तेज बहाव में बह गई, जबकि दूसरी की मौत टिन शेड की दीवार गिरने से हुई। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे यातायात, सड़क और रेल संपर्क बाधित हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए और भी ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तो जिंदगी में ही नहीं पड़े, ये देखो पूरे गांव बर्बाद हो गया। ये देखो, अब किससे कहे, सुनने वाला कोई नहीं है। ये दुकानें ढह गई, ये सब ढह गया, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा गांव बर्बाद हो गया। ये देखो, ये पूरा गांव बर्बाद हो गया। ये देख लो आप, ये से लड़ा पड़ गया पूरा गांव में। जमीन करोड़ों रुपया की जमीन। ये देखो, टीएफ और औषधि विभाग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई है। ये छापा बंसल मेडिकल एजेंसी, हेमा मेडिकल स्टोर और उसके गोदामों पर मारा गया। शुक्रवार को भी 80 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गई थी। कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई, जिन तक नकली दवाओं की शिकायतें पहुंची थी। छापे के दौरान हेमा मेडिकल स्टोर के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने कार्रवाई रोकने के लिए एसटीएफ अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश भी की। जब टीम ने रिश्वत ठुकराई तो कारोबारी ने रकम दोगुनी करने की पेशकश की और 500 के नोटों से भरा बैग सौंपा। इसके बाद एसटीएफ ने आरोपी को रंगों हाथे गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक 4 नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाओं की सप्लाई की बात सामने आई है। ये दवाएं देश भर में सप्लाई हो रही थी। दवा गोदामों में स्टाफ की संख्या बहुत सीमित थी, जिससे शक और गहराया। शनिवार को मथुरा, मेरठ, कानपुर और लखनऊ के औषधि अधिकारियों को जांच में शामिल किया गया। ये मामला स्वास्थ्य सुरक्षा और औषधि आपूर्ति में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। आगे और गोदामों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई फार्मा इंडस्ट्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है। भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों इस वर्ष का या अगले वर्ष भारत आने वाले हैं। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को यूक्रेनी झंडे के रंगों से रोशन किया गया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाता है। यूक्रेनी राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशचुक ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को भारत दौरे का न्योता दिया है और तारीख तय करने पर काम चल रहा है। ये भारत और यूक्रेन के बीच रणनीतिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की भी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहले पुष्टि की थी कि पुतिन वर्ष के अंत में आएंगे, लेकिन अब संभावना है कि उनका दौरा 2025 के अंत तक हो। भारत दोनों देशों के साथ संतुलित बनाए हुए हैं। एक और रूस के साथ दशकों पुरानी मित्रता और दूसरी ओर यूक्रेन से उभरते कूटनीतिक संबंध। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के बीच भारत का यह संतुलित रवैया उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। इन यात्राओं से भारत की मध्यस्थ और वैश्विक साझेदार की भूमिका और भी मजबूत होगी, जिससे उसका प्रभाव वैश्विक भू राजनीति में और बढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।